नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अब हम हिस्ट्री ऑफ यूएसए पढ़ेंगे। मैनी सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट एंड शेप द नेशन टू वट इज इट इज़ टुडे। कहते हैं बहुत सारा ऐसे जैसे इंडिया है ना, इंडिया ने भी अपनी इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी थी, सब लड़ा था, ऐसे यूएसए के भी अपना ही है, जो आज वो है उसके पीछे उसकी हिस्ट्री है। इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है? अमेरिकन वॉर और यूएसए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कब हुई थी? 1765 में और 1763 में, यानी हमसे लगभग 100 साल पहले अमेरिका आज़ाद हो चुका था। ड्यूरिंग विच द कॉलोनिस्ट इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज रिजेक्टेड मोनार्की एंड एट्रोक्रेसी ओवर थ्रू द अथॉरिटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड फाउंडेड द यूनाइटेड स्टेट्स। 100 साल या 100 साल से ज़्यादा, मैं कह रही हूँ 100 ईयर्स। हमारा तो इंडिया तो 1947 में आज़ाद हुआ था, ये यहाँ है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? वहाँ पे ये वॉर हुई जिसमें जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ थी, उन्होंने वहाँ के जो राजा थे या जो अमीर लोग वहाँ पे पावर में थे, उनको रिजेक्ट कर दिया, जो ब्रिटेन के थे, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया। कॉजेज़ क्या थे अमेरिकन रेवोल्यूशन के? क्यों अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, ये तो इंडिया में भी था। हमारे सारे काम धंधे जो थे, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, सब बर्बाद कर दिया था, किसानों को, क्राफ्टमैन को। पॉलिटिकल कॉजेज़ भी होते हैं, आप गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चलाओगे तो पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, लोग हटाएंगे। रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी था, इंडिया में भी था और अमेरिका में भी था। यानी वो लोग जो दूसरे लोगों को बताते हैं कि ये सही है या ये गलत है, जो ये आइडियाज़ लाते हैं लिबर्टी का, रिवोल्यूशन का, हमारे साथ ये गलत हो रहा है। और इमीडिएट कॉज, ये सब सहते सहते कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर वो सहन से बाहर हो जाता है। जैसे इंडिया का जो था, इंडिया में क्या था, वो पिग का और बीफ का आया था ना, कार्टिलेज, मंगल पांडे से वो शुरू हुआ था कि हम इसको नहीं करेंगे। फिर इंडिया में 1857 का रिवोल्ट हो गया था। तो वो ही एक इमीडिएट कॉज हर एक में होते हैं, हर एक के रिवोल्यूशन के ये कॉजेज़ है ही। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसके बीच लड़ा गया था? ग्रेट ब्रिटेन। इंडिया भी ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी था, अमेरिका भी ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी था। और 13 ब्रिटिश कॉलोनी जो नॉर्थ अमेरिका में थी, नॉर्थ अमेरिका के ये कुछ कॉलोनीज दैट हैड जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अमेरिका। और मेजर कॉज जो थे वो अब ये पढ़ोगे सारे, जैसे इंडिया के थे ऐसे ही यूएसए के। कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड, ये तो इंडिया में भी सेम हाल किया उन्होंने, तो अमेरिका में भी वही किया होगा। कॉलोनीज वर सब्जेक्ट टू हैवी ब्रिटिश टैक्सेशन, टैक्स लगाते थे। बाढ़ आ रही है, सूखा है, लोगों के पास पैसे हैं या देने के लिए नहीं है, वो अपना टैक्स लेते थे। विच लेड टू डिसकॉन्टेंटमेंट एंड प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से वहाँ पे उनके खिलाफ असंतोष हो गया और लोगों ने विद्रोह कर दिया। कॉलोनियल पॉलिसीज डिज नॉट इनकरेज, अब कॉलोनियल पॉलिसीज थी वो बढ़ावा नहीं देती थी अमेरिकन कॉलोनीज़ को कि वो अपनी इकोनॉमी खुद बनाए, यानी वो खुद पैसा कमाए, खुद इंडिपेंडेंट बने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट लगा रखे थे, जैसे स्टैम्प एक्ट। क्या था? स्टैम्प ड्यूटी लगती थी सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन पे, यानी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, आप ऐसे समझ लो। इनटॉलरेबल एक्ट, रिस्ट्रिक्टेड टू कॉलोनियल राइट्स एंड फ्रीडम, यानी उनको जो राइट्स और फ्रीडम चाहिए थे वो उनको रुकावट डालते थे, उसको लिमिटेड कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। इंग्लिश पार्लियामेंट एंड फॉरबिडम देम टू यूज़, अब क्या था, इंग्लिश पार्लियामेंट ने उनको मना कर रखा था टू यूज़ नॉन ब्रिटिश शिप। ट्रेड होगा, ट्रेड में सिर्फ ब्रिटिश के शिप्स यूज़ होंगे, अगर कोई अपने शिप्स यूज़ करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता। सर्टेन प्रोडक्ट जैसे टोबैको, कॉटन, शुगर, वो इंग्लैंड को बेचनी है, तो मतलब किसानों को कहते थे उगाओ, हमें ये चाहिए। जैसे इंडिया में इंडिगो ज़बरदस्ती उगाते थे। कॉलोनीज़ वर फॉरबिडन टू स्टार्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज, अब कहते थे तुम आयरन और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री वहाँ नहीं लगा सकते। यूएसए में ये टैक्स नहीं लगाने देते थे इंग्लैंड के लोग यूएसए को। क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी इसी में तो काम करते थे। वो अगर वो ये यूएसए में लगाने देंगे इंग्लैंड वाले तो उनका माल तो कम बिकेगा ना। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड इन कॉलोनीज वर इम्पीडेड, कम हो गया, वो स्लो हो गया। द कॉलोनिस्ट क्लेम दैट सिंस इंग्लिश पार्लियामेंट में कोई कॉलोनीज यानी कोई अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इंग्लिश पार्लियामेंट में, और तो उनको इतनी ज़्यादा टैक्सेस लगाने का हम पे कोई हक नहीं है। सेम इंडिया वाला, जो भी डिसीजन लेते थे वो तो ब्रिटिशर्स लेते थे ना, इंडियंस तो कोई थे नहीं हाई अथॉरिटी में। तो सेम यहाँ पे यूएसए में हाई अथॉरिटी यानी जो पार्लियामेंट नाम दिया गया था वहाँ ब्रिटिशर्स थे, कोई अमेरिकन्स था ही नहीं। तो वो तो वही फैसले लेंगे जो ब्रिटिश के लिए अच्छा है। अब पॉलिटिकल कॉजेज, कॉलोनियल लीडर स्ट्रांगली अपोज द
अपोज द इंग्लिश पार्लियामेंट लेविंग टैक्सेस ऑन अमेरिकन्स। तो कहता है जो कॉलोनियल लीडर्स थे उन्होंने विरोध किया इंग्लिश पार्लियामेंट का कि वो इतने सारे टैक्सेस लगा रहे हैं अमेरिकन्स पे। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्लोगन अडॉप्टेड बाय दम। तो उन्होंने क्या दिया, जैसे वो प्लाकार्ड लेके निकल नहीं जाते सड़कों पे प्रोटेस्ट करते, तो उन्होंने क्या लिखा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंट, यानी अगर हमें फैसले लेने का हक नहीं है तो हम तुम्हें टैक्स भी नहीं देंगे। द कॉलोनीज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द स्टैम्प एक्ट, जो भी उन्होंने दूसरे टैक्स लगा रखे थे ना, या जो उन्होंने एक्ट बना रखे थे उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया। इंस्पिरेशन बाय फिलोसफर, अब फिलोसफर कौन कौन से थे, अमेरिकन रिवोल्यूशन ने भी इंग्लिश फिलोसफर 17th सेंचुरी में थे, उनके आइडियाज़ से ये भी इंस्पायर हुए। जैसे ये सारे प्रमोटेड द आइडिया, इन्होंने क्या दिया, मैन को कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और कोई भी गवर्नमेंट उनका हनन नहीं कर सकती, मतलब उनको ख़त्म नहीं कर सकती। एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में हनन है, छीन नहीं सकती कोई भी गवर्नमेंट, और वो वहाँ पे छीने जा रहे थे उनके यूएसए में, ब्रिटिश छीन रहे थे। अब इसने क्या कहा, कॉलोनिस्ट राइट टू रिबेलियन एनकरेज देयर इंक्रीजिंग डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस। कॉलोनिस्ट को अधिकार है विद्रोह करने का, ठीक है, और उनको उसने इनकरेज किया कि तुम अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, थॉमस ने। अब नेक्स्ट थॉमस पेन ने क्या कहा, कॉमन सेंस ऑल्सो डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल ऑन अमेरिकन्स। अब उसने ये पैम्फलेट पे लिखा अपना कॉमन सेंस, जो क्या था कि बढ़ावा मत दो प्रैक्टिस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल ऑन अमेरिका, अमेरिका को जो बाहर से कंट्रोल कर रहा है उसको बढ़ावा मत दो। इमीडिएट कॉज, कॉलोनिस्ट रिस्पॉन्डेड टू अनफेयर, अब वहाँ पे जो टैक्स थे और उनको जो रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं था, तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत विरोध किया अमेरिकन्स ने। कॉलोनिस्ट प्रमोटेड बॉयकॉट, यानी वो जो अमेरिकन से कॉलोनी वाले लोग, उन्होंने बॉयकॉट किया और सिविल डिसोबीडियंट एक्ट लागू किया। मीन्स के जो भी तुम कह रहे हो वो हम नहीं मानेंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल है वेस्टर्न टी पार्टी का, कॉलोनियल रेजिस्टेंस, इसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, वायलेंस हो गया और ब्रिटिश सोल्जर्स ने लोगों पे, कॉलोनिस्ट की जो भीड़ थी उस पर गोलियाँ चला दी, 5 लोग मारे गए, जिसको बॉस्टन मैसेकर कहा जाता है, और यहाँ से पूरा विद्रोह पूरी कंट्री में फैल गया। फिर सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए अमेरिका में। इन अपोजिशन, अब इस मैसेकर के मार काट के विरोध में जो 1770 में हुआ, अ बैंड ऑफ बोस्टोनियन बोर्डेड ब्रिटिश शिप, ब्रिटिश शिप पर बोस्टोनियंस का लोग चढ़ गए बैंड, और उन्होंने क्या किया, डम्प्ड इतना चेस्ट ऑफ टी इनटू हार्बर, वहाँ हार्बर होता है जहाँ शिप्स रुकते हैं, वहाँ पे ये सारा उन्होंने घेर दिया। दिस वाज नोन एज बॉस्टन टी पार्टी, और उन्होंने इसको क्या नाम दिया, बॉस्टन टी पार्टी। एन आउटरेज ब्रिटिश पार्लियामेंट, अब गुस्से में आ गई ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो उसने एक एक्ट पास कर दिया, इंटॉरेबल एंड कोएसिव एक्ट्स। क्या था, पनिश करेंगे रिबेल्स को, जो भी वहाँ विद्रोह करेगा उनको पनिश करेंगे, और कॉलोनिस्ट के राइट जो है उनको फिर से उस पर फिर से अंकुश लगा देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे। अब इसकी वजह से फ्यूल्ड टेंशन, जो टेंशन थी उसमें और आग का काम किया, और इंक्रीज द सपोर्ट फॉर, और लोग और जो उनका रेजिस्टेंस चल रहा था ना, जो विद्रोह चल रहा था, लोग और उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आ गए अमेरिका में। इन रिस्पॉन्स अ ग्रुप ऑफ कॉलोनियन, अब होता है ना इंडिया में भी ऐसे ही है, आप पढ़ोगे इंडिया का भी, 8th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है कि भाई सपोर्ट होता है, फिर विद्रोह होता है, फिर कुछ आते हैं डेलीगेट्स, फिर मीटिंग होती है, कुछ निकलता नहीं, फिर वो विद्रोह होता है। ये इंडिया की हिस्ट्री है, यूएसए की देखते हैं। अब कॉलोनियल डेलीगेट्स जो हैं वो इस जगह पे इस डेट को मिले टू गिव वॉइस टू देयर गिवनेस अगेंस्ट द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश के जो राजा है उसके खिलाफ अपने दुख, अपनी आवाज़ उठाने के लिए कि जो उनको वहाँ से परेशानियाँ हो रही थी, मिजरी थी जो उनकी। फर्स्ट जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है, ऑल्दो इट डिड नॉट डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, तो जो पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बनी उसने ब्रिटिश को ये नहीं कहा कि हमें आज़ाद कर दो, बट इट डिनाउंस क्या कि हमें टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हम टैक्स नहीं देंगे, जो वो पहली बात पे ही लड़ाई हुई थी। इट लेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स टू एवरी सिटीजन, और क्या कहा कि भाई हर एक को राइट्स होने चाहिए, क्या, लाइफ का, प्रॉपर्टी का, असेंबली, ये सारा,
ये राइट्स मिले। अप्रैल 1975 को लोकल मिलिट्री मैन जो था, मिलिट्री मैन क्रैश्ड, ब्रिटिश सोल्जर से लड़ पड़ा। अब इन जगह पे मेकिंग फर्स्ट शॉट फायर्ड इन रिवोल्यूशनरी वॉर, पहली गोली चलाई गई रिवोल्यूशनरी वॉर में। लोकल मिली। अब ये जो है कॉन्कर्ड मैसाचुसेट्स, ये जगह का नाम है। तो यहाँ पहली गोली चली, मेकिंग फर्स्ट शॉट, रिवोल्यूशनरी वॉर की पहली गोली चढ़ी लोकल मिलिट्री मैन और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में। मतलब यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन जून 17, अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज फर्स्ट मेजर बैटल ड्यूरिंग, अमेरिका की जो पहली रिवोल्यूशन बैटल थी। कॉलोनियल फोर्सेस कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू, अब कॉलोनियल फोर्सेस यानी जो अमेरिकन्स लड़ रहे थे उन्होंने ब्रिटिश रेजिमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे मारे गए या घायल हो गए ब्रिटिश सोल्जर्स इसमें। अब जून 1776 को रिवोल्यूशनरी वॉर इन फुल स्विंग, पूरे ज़ोरों पे था, वॉर पूरे ज़ोरों पे था। अब मेजॉरिटी ऑफ कॉलोनिस्ट हैड टू कम फेवर इंडिपेंडेंस, अब उन्होंने क्या कहा, हमें आज़ादी दो। कॉलोनिस्ट ने, अमेरिकन्स ने कहा। जुलाई 4 को अब ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने क्या, किसके लिए वोट किया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। जैसे हमारा 26 लाहौर सेशन में 26 जनवरी 1930 कुछ है वो ईयर देखना आप, हमने भी तब कहा कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, स्वराज। तो ऐसे ही वहाँ पे भी हुआ, अमेरिका में भी। ऑन सितंबर 3, 1783 को आज़ादी मिल गई यूनाइटेड स्टेट को। इन द ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस में ट्रीटी हुई, वहाँ पे इनको ब्रिटिशर्स ने आज़ादी दे दी। तो ऑन सितंबर 3, 1783 को अमेरिका जो है वो ब्रिटिश से आज़ाद हो गया।